और दिन भर की प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विशाल शर्मा जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में। विशाल जी, बड़ी खबरों की बात करी जाए तो लगातार आज की जो बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम है वो सेवा तीर्थ किया गया है और जो सचिवालय का नाम है वो कर्तव्य भवन किया गया। इसके अलावा जो भी राजभवन है उनका नाम भी लोक भवन किया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी विशाल जी। नहीं, देखिए, भारत जैसे जो लोकतंत्र का एक प्रमुख, दुनिया के तमाम देशों के अंदर एक प्रमुख स्थान है, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से भारत को हमेशा देखा जाता है। और वहाँ अगर राजवंश के प्रतीक के रूप में कुछ चिन्ह हो या नाम हो या कहीं ऐसा परिलक्षित होता है कि राजतंत्र से जुड़ा हुआ कोई पहलू है जी। लोकतंत्र में विकास जी हमेशा गरिमा, नम्रता से जुड़े नाम ही उसको हम कहें कि सही रूप में देखे जाते हैं। राजतंत्र से जुड़े नाम, चाहे राजभवन हो, चाहे तमाम जो संस्थान ऐसे हैं जिसमें लोक कल्याण का काम होता है जी। उनके नामों का महत्व लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है जी। और हमने देखा कि लोक कल्याण मार्ग नाम रखा गया प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है उसको लेकर, और अब यहाँ पर सेवा तीर्थ नाम दिया गया, कर्तव्य भवन नाम दिया गया। तो ये नाम बदलने का केवल एक प्रक्रिया है, वो नाम बदलना नहीं है बल्कि उसके पीछे लोकतंत्र की भावना को परिलक्षित करना, उसको मजबूत करना, न केवल उसके अंदर जो तमाम जनप्रतिनिधि बैठेंगे उनके लिए, बल्कि जो अफसर वहां पर बैठेंगे जो सेवा में आने के बाद में लंबे दशकों तक भारत की सेवा करेंगे, भारत की जनता की सेवा करेंगे, उस भवन में बैठकर उनके मन में आने पर ही जो भाव पैदा हो, उस भवन की इमारत को देखकर, उसका नाम देखकर जो भावना उत्पन्न हो, भावना विकसित हो। जी, प्रधानमंत्री भी जब भी जिक्र करते हैं तो वो खुद को प्रधान सेवक के तौर पे ज्यादा कहना पसंद करते हैं। जी, भारत की विविधता ऐसी है कि यहाँ पर जनता से सीधा जुड़ाव जनप्रतिनिधियों के लिए तो जरूरी है ही, साथ में अधिकारियों के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। तभी भारत का लोकतंत्र सशक्त होगा और आम आदमी की आवाज जितनी मजबूत तरीके से उठेगी, वो जितने बड़े भवनों में उसका प्रवेश आसान होगा, जितनी सहज होगा उन इमारतों में उसका आना जाना, और उन इमारतों से जितना उसका जुड़ाव होगा, लोकतंत्र के प्रति आस्था उसकी और बढ़ेगी और उतना ही लोकतंत्र सशक्त होगा। विकास, सचिवालय का जब भी जिक्र करते हैं तो सचिवालय का जब नाम सुनते हैं या बोलते हैं कि हम सचिवालय जा रहे हैं तो एक ब्यूरोक्रेसी का एक जो खाका है वो हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन जब उसी सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन, जैसा कि कहा जा रहा, आज से कर्तव्य भवन कहा जाएगा, जैसा कर्तव्य भवन की आज हम कर्तव्य भवन जा रहे हैं, तो एक भावना का विकास होता है कि हाँ, किसी का कर्तव्य उसको पूरा करना है। हमारे क्या कुछ कर्तव्य, उन अधिकारियों के हमारे प्रति क्या कुछ कर्तव्य है, तो कितना कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक याचक के लोकतंत्र के अंदर एक आम मतदाता, आम व्यक्ति है, वो याचक के रूप में न जाके एक अधिकार के रूप में जाए कि मेरे लोकतंत्र में जो अधिकार हैं उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इन अधिकारियों की है जो कि कर्तव्य भवन में जाकर बैठे हैं। तो उसकी बातचीत का लहजा, उसका आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान, सब कुछ बरकरार रहेगा और साथ में अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनके मन में भी ये जिम्मेदारी का भाव होगा कि हम एक दायित्व तो लिए यहाँ पर बैठे हैं और हमारा कर्तव्य है कि हमारे सामने जो आम आदमी आया है, जो अपनी परेशानी को साझा करना चाहता है, जो अपनी समस्या को दूर करना चाहता है, उसका हर हाल में भला करना, ये हमारे कर्तव्य का हिस्सा। बिल्कुल, पहली और अंतिम जो दिमाग में चीज रहेगी वो यही रहेगी, कर्तव्य कर्तव्य और कर्तव्य। हमें किसी भी हाल में जो भी यहाँ पे आया है वो समाज के अंतिम पायदान पे अंतिम पंक्ति में ही क्यों नहीं खड़ा हो, लेकिन उसका जो काम है वो एक कर्तव्य के साथ में समय पर पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है, राजभवन का नाम भी इसी कड़ी में, राजभवन का नाम अब लोक भवन कर दिया है। इसको लेकर क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ आपको क्या लगता है? क्योंकि राजभवन पूरे राज्य में है और कई राज्यों में इनका नाम जो परिवर्तित हो चुका है। जी देखिए, लोकतंत्र के अंदर राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और लोकतंत्र का वो किसी भी राज्य के अंदर एक प्रहरी की भूमिका में होते हैं गवर्नर, और ऐसे में उनकी जो कार्यशैली है या राजभवन का जो नाम है उसमें कहीं किसी रूप में राजतंत्र की झलक ना हो और आम आदमी जिस तरह से अन्य जो सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी आवास हैं उसको लेकर सहज हो सकता है, उसी रूप में राजभवन जो कि अब लोक भवन हो गए, उसके प्रति भी उसी तरह की भावना से जुड़े और
जो लोक भवन में जो बैठेंगे वो भी अपने आप को, भले वो चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है लेकिन लोक सेवक तो जरूर हैं। वो जनता के प्रति उत्तरदायी उतने ही हैं जितना कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना दायित्व ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी समीक्षा करने का काम उस लोक भवन में बैठे व्यक्ति हैं जो राज्यपाल होंगे उनकी भूमिका है, जी, तो अपने आप में महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार बनी लगातार नवाचार कर रही है, उनका प्रमुख ध्येय है सेवा ही संकल्प। तो आपको क्या लगता है सेवा ही संकल्प की जो संकल्पना है वो इन नाम में बदलाव करने से ज्यादा सुदृढ़ हो रही है? नहीं, जाहिर तौर पर देखिए इसके पीछे का जो भाव है ना, ये लोकतंत्र को सशक्त करेगा। मेरा इसमें प्रबल रूप से ये मानना है कि कुछ लोग कहते हैं कि नाम बदलने का क्या असर होगा या नाम से कोई परिवर्तन क्या होगा। नाम से नजरिया बदलता है, नाम से सोच बदलती है, और नाम से नाम रखने वाले के पीछे की जो मंशा है उसकी भावना का भी पता लगता है। तो जब हम कर्तव्य पथ की बात करते हैं, चाहे लोक कल्याण मार्ग की बात करते हैं या हम तीर्थ भवन की बात करते हैं, तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि जनता से सीधा जुड़ाव, इन संस्थाओं को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सीधा जनता से जोड़ती हैं, और नाम उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण उसकी भूमिका निभाता है। एक तरफ केंद्र सरकार नवाचार करे, दूसरी तरफ जो राजस्थान सरकार है वो नवाचार कर रही है और अपने जो कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई कर रही है, ताकि कार्यकर्ता अपने जो क्षेत्र विशेष की जितनी भी मांग है, जितनी भी उनको कार्य करवाने हैं, उनकी सुनवाई बहुत जल्दी से जल्दी हो सके। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? विकास जी, इसके देखिए प्रशासनिक पहलू हैं जी, और साथ में राजनीतिक पहलू भी हैं। प्रशासनिक पहलू ये है कि सरकार के कामकाज आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसकी एक बड़ी कड़ी है वो कार्यकर्ता होती है। जी, सरकार जो जयपुर में बैठकर बड़ी घोषणाएं करती है, वो गांव, तहसील और दूरदराज के इलाकों में किस तरह से पहुंचे, ग्रास रूट लेवल पे किस तरीके से कार्य चल रहा है। जी, तो एक तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव ये है, और सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को है इस दिसंबर के अंदर ही। तो ऐसे में जनता के बीच में कार्यकर्ताओं को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए, ताकि योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। जी, दूसरा राजनीतिक पहलू ये है कि प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। जी, उसमें कई कार्यकर्ता हैं जिनको जगह मिली है, कुछ को नहीं मिली है। राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं सरगर्म हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों में आम जनता से उस कार्यकर्ता का जुड़ाव हो, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पंचायतों के चुनाव हैं या निकाय चुनाव हैं, उसमें आम जनता से जुड़ाव रखने वाले जो कार्यकर्ता हैं राजनीतिक दलों के अंदर, उनकी पूछ परख बढ़ेगी, और पूछ परख भी बढ़ेगी, पहुंच भी उनकी पहुंच भी बढ़ेगी। और आम कार्यकर्ता जब पार्टी के मुख्यालय में आएगा तो वहां सचिवालय वाली फीलिंग नहीं है जी। वो सचिवालय की जो का अनुशासन है या उसकी मर्यादा है, उससे परे एक आम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है उस नाते वो अपने नेता से मुलाकात करेगा, वो नेता जो कि सचिवालय के अंदर मंत्री भी है। बिल्कुल। तो वो जो सहज संवाद होगा उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचने का रास्ता है वो अपना रही है, और उसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि सरकार की 2 साल का कार्यकाल होना है। सरकार जश्न के माहौल में पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम आयोजित करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार, और ऐसे में आम जनता के ग्रीवांसेस हैं, अगर वो दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी और कार्यकर्ता उसका एक सारथी बनेगा, तो अपने आप में उसका एक संदेश है वो अलग होगा। वो संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं के थ्रू, जमीन तक पहुंचेगा। देश की ही सिर्फ समस्या नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है जो साइबर फ्रॉड है, जो डिजिटल तकनीकी के जरिए हो रहे हैं, उसको लेकर संचार साथी ऐप को अनिवार्य तौर पे इंस्टॉल किया हुआ मिलेगा मोबाइल में। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? विकास जी, एक तो ये बता दूं कि बीइंग फैक्ट चेकर जी, जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने ये देखा है कि फेक न्यूज का भी आजकल काफी फेक न्यूज और इस तरह के फ्रॉड जो हैं, और खासतौर से फाइनेंशियल फ्रॉड इतने हो गए हैं, डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं इतनी हो गई हैं, और अलग अलग तरीके, इतने तरीके हैं कि आम जनता जो उसका उपयोग कर रही है। एक तरफ डिजिटल क्रांति हुई है देश के अंदर, डिजिटल यूपीआई से पेमेंट है, वो ट्रांजेक्शन इतना दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं, लेकिन उसके साथ में एक दूसरा जो पहलू है चिंताजनक, वो ये है कि अभी भी डिजिटल अवेयरनेस है हमारे लोगों में उस रूप में नहीं आई है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई एक सिस्टम ऐसा लाए, एक मैकेनिज्म ऐसा लाए कि जहां पर आम आदमी के साथ में ठगी होती है तो वो अपनी सुनवाई कर सके। बिल्कुल।
और अगर वो डिवाइस, अब उसके हाथ में जो डिवाइस है उसी के अंदर वो सिस्टम, एक मैकेनिज्म मिल जाता है, तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। ये जो संचार साथी है, ऐप है, मैंने खुद आज जिस तरह से चर्चा हुई है दिन भर अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड किया। बहुत ईजी है डाउनलोड करना, और उसमें मोटा मोटी 4 बड़े फंक्शंस हैं। पहला तो ये कि अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है तो आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं। आपका जो IMEI जो नंबर है, सिम का जो नंबर है, वो क्या है, क्या आप ही के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसको आप चेक कर सकते हैं। आपका मोबाइल अगर गुम जाता है या चोरी हो जाता है तो उसको लॉक करने का उसके अंदर ऑप्शन है, और सपोर्ट सिस्टम पूरा अवेलेबल है। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं जिस तरह से क्योंकि आज संसद के गलियारों से लेके विपक्ष की आवाज़ है वो उठती रही है कि सरकार है इस मामले में कुछ जासूसी कोई ऐप इसको बताया जा रहा है। लेकिन उसको साफ किया दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य जी ने कि भाई वो मोबाइल में इंस्टॉल तो होगा, लेकिन उसको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। विकास जी, बहुत प्रैक्टिकल बात है। पूरा ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, वो हम क्या देख रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग से ही पैदा होता है जी। तो ऐसा कुछ है नहीं जिसको नया सरकार है वो जानना चाहेगी जी। ये इसको उस रूप में लेना चाहिए, और भारत में जिस तरह की आर्थिक विषमताएं हैं और विविधताएं हैं, अलग अलग स्तर है आर्थिक रूप से, और सभी एक रूपता से डिजिटल जो क्रांति का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो जानकार हो चाहे नासमझ हो जी। अब जो नासमझ हैं या जो जानकार हैं लेकिन उनकी मदद की जरूरत है, उसके लिए आपके पास में कोई टूल होना चाहिए। इसको इस रूप में लेना चाहिए कि संचार साथी आपके मोबाइल में एक टूल है जिसका उपयोग करके आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है तो आप उससे बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, जागरूक रहना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। एक और खबर रही है राजस्थान के लिहाज से, आजकल कई बार देखने में आता है, जैसा श्रीगंगानगर की खबर हमने आपको दिखाई थी कि कई स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जिसमें से आज एक ISI का एजेंट के तौर पे उसको पकड़ा है, और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनसे पूछताछ कर रही है। लगातार विशाल जी ये देखने में आ रहा है कि जो सीमावर्ती जो इलाका है वहाँ पे लगातार सुरक्षा एजेंसियों को कुछ न कुछ ऐसे इनपुट्स मिलते हैं जिसमें ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है भारत का, लेकिन वो पाकिस्तान को कुछ न कुछ सूचनाएं भेज रहा है। काफ़ी संवेदनशील जी। देखिए, सीमावर्ती इलाकों के अंदर ये समस्या है, और चंद पैसों के लाभ में देश की सुरक्षा को गिरवी रख देने का ये जो लत है, ये जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे मामले हैं वो सामने आए जो चिंता पैदा करते हैं। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके वो सामने लाते हैं और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में लाते हैं। इससे न केवल डर पैदा होगा ऐसा करने वालों के खिलाफ, बल्कि जो इस तरह की गतिविधियां करवाने वाले हैं जी, उनके ऊपर भी अंकुश रहेगा। और जिस तरह से संवेदनशील परिस्थितियां हमारी सीमाओं के ऊपर बनती रही हैं साल दर साल, दशकों में, और ऐसे में इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाना जरूरी है। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अपराध करने वाले नए नए तरीके हैं वो खोजते हैं ताकि वो अपना काम अंजाम दे सकें। एक प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आम जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बिल्कुल, क्योंकि वो हम लोगों के बीच में से ये हमें ही जागना पड़ेगा, और उसकी इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम कर रही है। विशाल जी, आज आप इस हमारे प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में पधारे और इतने अच्छे से सारी बड़ी खबरों का विश्लेषण आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।